तो आप सबका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार और हम लोग मौलिक अधिकार का जो सेक्शन चल रहा था उसमें आज मेरा प्रयास है कि यह आखिरी होना चाहिए, आखिरी होगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा बच गया था, हम लोग आर्टिकल 28 तक क्लियर कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और दूसरा हमारा संपत्ति का अधिकार जो निरसन कर दिया गया है, और तीसरा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यह है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। उनतीस एवं 30 में इसका निहित है। ठीक है, तो जानते हैं कि आर्टिकल 29 क्या कहता है। देखिए, हम बार बार इस चीज़ को चर्चा करते हैं कि सिर्फ अनुच्छेद में ही बहुत आर्टिकल्स ही ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत कुछ समाहित है, निहित है। तो आर्टिकल अगर हम 29 को देखते हैं, यहाँ पर आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखिए, आपको 29 कहता है क्या कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो उनके हित में कौन कौन से संरक्षण दिया गया है, कौन कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है। क्लियर। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसको आप देखिए तो इसको हम बता देते हैं। 3 तरह का इनको संरक्षण मिला गया है। भाषा, लिपि, और तीसरा संस्कृति। यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण दिया गया है। संविधान में अल्पसंख्यक का परिभाषा कहीं नहीं दिया गया है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक का परिभाषा कहीं नहीं है। सिर्फ आर्टिकल 30 में, गौर कीजिएगा, आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 में, 29 में नहीं, अनुच्छेद 30 में 30 के 1 में लिखा हुआ है, 30 के 1 में कि भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक, 30 के 1 में लिखा हुआ है कि भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक के वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की स्वतंत्रता। तो उसी आधार पर यह माना गया कि अल्पसंख्यक मीन्स भाषाई एवं धार्मिक। अब जो भी अल्पसंख्यक है, अब एक बात उठकर आती है कि अल्पसंख्यक की तो मान लिया जाए कि अल्पसंख्यक भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक हम मानते हैं। 30 के 1 के अनुसार है कि भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक के हित, भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर एक बात ये भी देखना है, जैसे आर्टिकल 29 और 30 को भी हम चर्चा ले साथ लेकर चले, तो 30 कहता है धार्मिक एवं भाषाई संख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापना एवं प्रशासन की स्वतंत्रता।
क्लियर? अगर राइटिंग में कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप इसको आराम से बढ़िया से हम बोल रहे हैं, सो उस पर ध्यान दीजिएगा। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन की स्वतंत्रता है। और 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को हित का संरक्षण। तो कैसा हित? भाषा के आधार, भाषा का हित, उनकी लिपि को सुरक्षित करना और संस्कृति। तो वे अल्पसंख्यक जो भी है धार्मिक भाषाएं, वे अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और जो उनका कल्चर है, संस्कृति को, उसको बनाए रखने के लिए उनको संरक्षण का अधिकार मिला है। उनको जो है संरक्षण का अधिकार मिला है और आर्टिकल 29 में है। अब यह बात उठकर आई सुप्रीम कोर्ट में, केसेज हुआ, कई केसेज हुआ जिसमें यह बात उठकर आई कि अल्पसंख्यक किसको माना जाए। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक माना जाए तो इस अल्पसंख्यक मानने का अधिकार किसको है? तब यहाँ कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक का निर्धारण करने का इकाई राज्य को आधार माना जाए। यानी किसी ऐसा नहीं हो कि किसी एक आबादी ले लिया जाए और उस आबादी में कोई ऐसा धर्म के लोग अगर कम संख्या में है, किसी धर्म के लोग अधिक संख्या में हैं। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर हिंदू की आबादी कम है, मुस्लिम की आबादी अधिक है, या हिंदू की आबादी कम है, ईसाई की आबादी अधिक है, या अन्य धर्म, एक धर्म से अन्य धर्म के साथ आबादी अधिक है। तो क्या धर्म के आधार पर अगर अल्पसंख्यक घोषित किया जाएगा तो क्षेत्र बाई क्षेत्र हो जाएगा। छोटा छोटा जगह पर भी कुछ लोग कहेंगे कि हम तो भाई उस धर्म की अपेक्षा हम जो जितने धर्म के मानने वाले लोग हैं वह कम है। बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर बहुत कम संख्या में जो बहुसंख्यक धर्म के लोग हैं वो वहाँ पर अल्पसंख्यक हो जाते हैं, और जो अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं कहीं कहीं बहुसंख्यक हो जाते हैं। तो अल्पसंख्यक किसको माना जाए और इसको निर्धारण करने का इकाई क्या होना चाहिए? तो आप एक चीज़ स्पष्ट रखिएगा, मौनी जैनवाद में ही है ना इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया मौनी जैनवाद में कि अल्पसंख्यक का निर्धारण का जो आधार होगा, ग्राउंड होगा, वह राज्य होगा। यानी एक पूरा राज्य के आधार पर लिया जाएगा कि कौन धार्मिक अल्पसंख्यक है, कौन जो धार्मिक बहुसंख्यक है, या भाषाई अल्पसंख्यक है, भाषाई बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यक का निर्धारण का आधार किसके ग्राउंड पर किया जाएगा? एक राज्य को इकाई माना जाएगा, पूरा राज्य को लिया जाएगा और उस राज्य में जो माने जितने धार्मिक समुदाय है उनके आधार पर बताया जाएगा कौन धार्मिक अल्पसंख्यक है, कौन भाषाई अल्पसंख्यक है, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक कौन है, कौन धार्मिक भाषाई बहुसंख्यक है। क्लियर हो गया? तो यह सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है माने अल्पसंख्यक का निर्धारण का इकाई किसको माना गया। देखिए बहुत सा जगह ये सब चीज़ नहीं मिलता है, तो आपको आज क्लियर करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक इकाई का आधार किसको माना गया? राज्य को माना गया। और संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक कौन है? तो धार्मिक और भाषाई, यह उनको अल्पसंख्यक माना गया। और अल्पसंख्यक के अलग कहीं भी परिभाषा नहीं है, कहीं भी विशेष परिभाषा नहीं है संविधान में। तो अल्पसंख्यक को क्या करने का अधिकार है? भाषा। अब वो अपनी भाषा, जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम धर्म उर्दू, हिंदू धर्म हिंदी, आपको पारसी धर्म पारसी भाषा है ना, अन्य धर्म जो है, तो अपनी अपनी भाषा को, जो अल्पसंख्यक है उन अल्पसंख्यक को अपनी भाषा को संरक्षण करने का अधिकार है। और क्या चीज का अधिकार है? लिपि का संरक्षण करने का अधिकार है, जो उनकी लिपि है उनको। और तीसरा क्या? संस्कृति। अब उसको संरक्षण करने के लिए क्या करना होगा? क्लियर बात है कि अगर उनको संरक्षण करना है अपनी भाषा का, धर्म का, अपनी लिपि का, संस्कृति का, तो उनको शिक्षण संस्थान की स्थापना करना होगा। अब शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार अनुच्छेद किस में मिलता है? 30 में। क्लियर हो गया? 29 का जो ग्राउंड है वो किस में मिल गया? 30 में। कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का जो संरक्षण करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? वह जो है शिक्षण संस्थान की स्थापना करेंगे। अब ये जो शिक्षण संस्थान होंगे, ये शिक्षण संस्थान आपको हम बता देते हैं कि शिक्षण संस्थान जो होंगे, इनका
शिक्षण संस्थान का 3 ग्राउंड बताए थे। एक जो है शिक्षण संस्थान है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा वित्त पोषित हो, अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा पोषित। अल्पसंख्यक, या कह सकते हैं इसको ऐसे लिखिए, चूंकि अल्पसंख्यक वाला बात बाद में क्लियर अति नहीं हो पाया था। किसी समुदाय द्वारा पोषित। एक हुआ, दूसरा है राज्य अनुदानित। तो यहां पर एक बात जानना है, तीसरा है राज्य द्वारा वित्त पोषित पूर्णतः। देखिए इन दोनों पर पहले चर्चा कर लेंगे। कोई समुदाय अगर किसी भी कोई समुदाय अगर मान लेते हैं कि अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को बचाने के लिए जो शिक्षण संस्थान स्थापना करेगा उसको स्वतंत्रता है। इसमें क्या हुआ कि एक केस है रामकृष्णन सोसाइटी के द्वारा। रामकृष्ण सोसाइटी जो है सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अल्पसंख्यक को जैसे उनको अपनी इच्छा के अनुसार, उनकी अपनी स्वतंत्रता के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापना करने की स्वतंत्रता है, उसी प्रकार से बहुसंख्यक को नहीं है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। तो रामकृष्ण मिशन ने कहा कि मैं एक अल्पसंख्यक हूँ। रामकृष्ण मिशन अपने आप को अलग धर्म बताया कि रामकृष्ण मिशन एक अलग धर्म है, अलग सोसाइटी है, अतः इसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। और जब रामकृष्ण मिशन को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा तो उसकी अपनी स्वेच्छा के अनुसार क्या करेंगे, वो शिक्षण संस्थान की स्थापना करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन की जो उपदेश है या जो धार्मिक बातें हैं वह हिंदू धर्म से ही ली गई है। इसीलिए रामकृष्ण मिशन को हिंदू धर्म से अलग नहीं किया सकता, वह हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए रामकृष्ण मिशन को इस चीज़ को स्वतंत्रता नहीं मिली, अल्पसंख्यक का दर्जा उनको नहीं मिला। लेकिन रामकृष्ण मिशन बाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि अपनी भाषा और लिपि और संस्कृति, गौर सुनिएगा, रामकृष्ण मिशन वाले बाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यक ही अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। कोई भी समुदाय, कोई भी व्यक्ति, एक मैं भी प्रश्न, यानी मैं भी, कोई भी समुदाय, कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। यानी एक बहुसंख्यक समाज भी अगर चाहे, ठीक है, अल्पसंख्यक के अलावा बहुसंख्यक समुदाय भी अगर चाहे तो अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि की जो है स्थापना कर सकता है अपने पोषण पर, अपने फाइनेंशियल माने कह सकते हैं कि अपना वित्त पोषण पर। लेकिन अगर आप राज्य से अनुदान लेते हैं या राज्य वित्त पोषित है तो राज्य वित्त पोषित में किसी खास धर्म, किसी खास संस्कृति के लिए विशेष कोई किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती है। तो क्लियर हो गया कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना प्रश्न कर स्वतंत्रता है। तो अब जो है सिर्फ धार्मिक भाषाएं अल्पसंख्यक ही नहीं, कोई भी समुदाय होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, वह अपनी भाषा, लिपि को जो है को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए क्या कर सकता है, अपना शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है और उसका प्रशासन भी कर सकता है। तो इसी के आधार पर बहुत सारे ट्रस्ट वगैरह में जो है मैंने ट्रस्ट वगैरह चला करके शिक्षण संस्थान, एजुकेशन सेंटर कर सकते हैं जहाँ पर चलाया जा रहा है। तो चलिए इस प्रकार से हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा, इस जो हमारी रामकृष्ण मिशन वाला सोसाइटी वाला में इस व्याख्या को थोड़ा विस्तृत किया कि जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय ही अपनी भाषा और संस्कृति, लिपि का संरक्षण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के चाहे तो क्या कर सकता है, अपने वित्त पोषण के आधार पर सुरक्षित कर सकता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे आर्टिकल 31 पर।
41 अनुच्छेद। देखिए इसमें था संपत्ति का अधिकार। इसमें के बारे में थोड़ा सा इतना पॉइंट नोट कर लीजिए जो एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण है। 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब एक बात यह है कि क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसको हटाकर कहाँ रखा गया, तो संविधान के अनुच्छेद 300 के क के तहत इसे रख दिया गया, हटा दिया गया, एवं अनुच्छेद 300 के क में नहीं दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 300 के क या कहीं 300 के ए भी मिलेगा में निहित कर दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। तो पहला बात, मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं है। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो अब ये कैसा अधिकार है, तो अब यह ओनली फॉर आपका संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन संविधान के आर्टिकल किस में है, 300 क में, तो आपका संपत्ति का अधिकार जो है जब मौलिक अधिकार नहीं है तो इसके विरुद्ध संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। पहला बात तो आपको क्लियर होगा कि मौलिक अधिकार को हनन करने के लिए कोई कानून नहीं बन सकता था, लेकिन जब मौलिक अधिकार से हट गया तो इसके लिए संसद चाहेगी तो कानून बना सकती है। बिल्कुल, अभी तो मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार नहीं है तो संसद इसके लिए क्या कर सकती है, संपत्ति के अधिकार को जो है संपत्ति के अधिकार को कर सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार के नियमन विनियमन के लिए कानून बना सकती है। तो यह जब कानून बनेगा, संसद द्वारा जो कानून बनेगा उसको कहते हैं विधिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार कैसा हो गया, विधिक है, विधिक है वर्तमान में। अब यहां पर विधिक का मतलब क्या होता है, विधिक का मतलब होता है बाई कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कह सकते हैं लॉ। तो विधिक का मतलब होता है कानूनी। यह आपका अधिकार कैसा का अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन कानूनी अधिकार है। तो आपकी संपत्ति को अगर सरकार यदि किसी प्रकार का लेती है या सरकार उसको जो है किसी प्रकार का नियमन करती है आपकी संपत्ति के लिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, सरकार को कानून बनाना होगा। और इसीलिए वर्ष 2013 में जो है संपत्ति का क्षतिपूर्ति मुआवजा अधिनियम बना, जिसके अनुसार अगर सरकार आपकी संपत्ति को लेती है किसी सार्वजनिक कार्य के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, तो आपके संपत्ति के जो है संपत्ति का मूल्य का मुआवजा दिया जाएगा जो बाजार कीमत के अनुसार होगा। और बाजार कीमत के अनुसार होगा वह संपत्ति जो है आपकी मुआवजा मिलेगी। यानी संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अगर इससे आपको छीना जाता है तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, उचित मुआवजा देगी। तो संपत्ति का अधिकार को आपको छीनने के लिए सरकार को कानून बनाना होगा। कानून के द्वारा ही जो है वो आपको संपत्ति को छीन सकता है। अभी हाल फिलहाल विजय माल्या वाला कानून आया, क्योंकि विजय माल्या बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग फंसे और उसके बाद जो है विदेश में जाकर रह गए, इंग्लैंड में। तो सरकार ने उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए क्या कानून बनाया, आपको पता ही होगा, भगोड़ा कानून अधिनियम।
इस कानून अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार का भारत में धोखाधड़ी, अच्छी तरह समझिए कि कोई व्यक्ति भारत में किसी प्रकार का धोखाधड़ी या बैंक से किसी प्रकार कर्ज लेकर के किसी दूसरे देश में भाग जाता है या रह जाता है, तो उसकी संपत्ति को क्या किया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। किस कानून के तहत, भगोड़ा कानून अधिनियम के तहत। लेकिन जब यह कानून नहीं बना हुआ था, तब अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि बैंक से पैसा लेकर के या किसी अन्य प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग कर करके बाहर चला गया, तो क्या उस संपत्ति को आप ले छीन सकते थे? तो जब कानून नहीं बना था तब तक ले आप नहीं कर सकते हैं। तो आपकी संपत्ति को आपकी संपत्ति को आपसे जो है छीना जा सकता है, इसके लिए क्या किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा। तो इसीलिए भगोड़ा कानून अधिनियम बना। कब, जो 2019 या कुछ बना, हमको याद नहीं रहा। तो भगोड़ा कानून के अधिनियम के तहत ही जो है संपत्ति को जो है जब्त किया जा सकता है। तो इस तरह के जो है मामला आते गए। तो आपको यह जानना होगा, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है, तो अब विधि का अधिकार है, और इसको जो है आपकी विधि के द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को आपसे छीना जा सकता है। चलिए अब क्लियर हो गया, आप कोई भी जान गए भगोड़ा कानून अधिनियम। जो व्यक्ति भाग जाते हैं पैसा लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उनके लिए बनाया गया है। उनकी संपत्ति को जब्त कर करके और जो है उनका अति किया जाएगा, सरकार उसकी जो है भरपाई करती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 32 पर। असेट, बिजली कट गई, जैसे ही बिजली आती है हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम फिर से फंडामेंटल राइट्स को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग फंडामेंटल राइट्स में यहाँ तक पढ़ चुके थे, आर्टिकल 31 तक, यानी संपत्ति का अधिकार तक क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग जानेंगे सारे अधिकारों का फैक्ट्स। इस जितने अधिकार मिले हैं, अगर उनका इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाए, उनके लिए हमारी कोई अगर मतलब गारंटी ही नहीं दिया जाए, अधिकार तो दिया गया लेकिन उस अधिकार का अगर गारंटी नहीं दिया गया तो वह हमारे अधिकार बेकार हो जाते हैं। तो जितने भी अधिकार आपको दिए गए हैं, उन अधिकारों का उपचार करना का अधिकार जो है 32 में है। तो सब आज हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए इसको 32 में हम लोग जानते हैं, आर्टिकल 32(32). देखिए हुआ क्या कि जो संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि जितने भी संविधान में अगर कोई ऐसा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के बगैर हमारा संविधान शून्य या निष्प्राण हो जाएगा, तो वह अनुच्छेद है 32। उनका कहना था कि संविधान के पूरे संविधान में से अगर आर्टिकल 32 को निकाल दिया जाए, अनुच्छेद 32 को निकाल दिया जाए, तो वह निष्प्राण शून्य हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा। जैसे आपके शरीर से अगर आपकी आत्मा को ले लिया जाए तो उससे शरीर एक निष्प्राण हो जाएगा। ठीक बिल्कुल उस रूप से वही बात है। उन्होंने कहा था कि संविधान के पूरे अथी में से, आर्टिकल में से अगर आर्टिकल 32 को हटा दिया जाए तो हमारा संविधान जो क्या होगा, निष्प्राण हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को यानी आर्टिकल 32 को क्या कहे थे, संविधान का आत्मा। क्यों आत्मा कहा गया? चूंकि जितना भी आपको राइट्स मिले हैं, जितने भी आपके मौलिक अधिकार मिले हैं, उनको संरक्षण करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया है। यानी हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। तो हमारे अधिकारों का संरक्षक, अभिभावक कह सकते हैं, किसको माना गया? सुप्रीम कोर्ट को। तो आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को एक प्रकार से हमारे जो अधिकार दिए गए उसका वह संरक्षक बनाया गया कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है
तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपनी रीट या कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है और संरक्षक किसको बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट को। अधिकारों का संरक्षक कौन हुआ, 32 के तहत उच्चतम न्यायालय। देखिए एक बात आपको जान लेना होगा, यही एक ऐसा ग्राउंड है जिसके आधार पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में आपको कोई भी केस अगर डायरेक्ट आपको किसी भी प्रकार का अगर रिट लेना है, मैंने केस करना है, तो 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। बाकी अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। तो जब आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, गुहार लगाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या करती है, आपके मौलिक अधिकारों को संरक्षण के लिए रीट निकालती है, 5 प्रकार के रीट निकालती है। और साथ ही साथ एक चीज और भी जानना होगा कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है 226 के तहत। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे उच्चतम न्यायालय पर। तो 32 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है, एससी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट, इसको आप लिख सकते हैं उच्चतम न्यायालय। पांच प्रकार का रीट जारी करता है जब आपके मौलिक अधिकार का राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा हनन होता है। राज्य ही नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा भी अगर आपका हनन होता है मौलिक अधिकार को, तो 5 प्रकार का जारी करता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस। दूसरा, परमादेश। तीसरा, उत्प्रेषण। चौथा, प्रतिषेध। और 5वां, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। देखिए अब हम लोग 5 अधिकार पर चर्चा करेंगे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, है ना। दूसरा है परमादेश, मैंडमास, उत्प्रेषण, उसके बाद प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। अब आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, देखिए इसके बारे में चर्चा करेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए आपको थोड़ा सा जानना होगा। वह क्या कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है, तो एक गिरफ्तार जब किया गया, अगर मान लीजिए कि आपको या हमको किसी को गिरफ्तार किया जाता है, दैट मीन्स हमारी स्वतंत्रता का हनन। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार है, वह क्या है, पहला कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटा के भीतर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। ध्यान रखिएगा, 24 घंटे के भीतर सशरीर
निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब कि बंदी को, जिसको आपने गिरफ्तार किया है, उसको सशरीर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में कि सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना। आपने जिसको बंदी बनाया है उसकी बंदी को जो है सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है 24 घंटे के भीतर। और दो तरह की लॉ हमारे देश में है, दो तरह के कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। एक है सामान्य कानून और दूसरा है निवारक कानून। इस पर एकदम आराम से देखिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण को यानी बंदी किए गए व्यक्ति को क्या करना है, सशरीर प्रस्तुत करना है। कहाँ प्रस्तुत करना है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष। और अगर बंदी सामान्य कानून के तहत अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको सशरीर प्रस्तुत करना होगा। लेकिन निवारक कानून के तहत अगर उसको गिरफ्तार किया गया है, जैसे हमारा निवारक कानून अभी चल रहा है, गैर निवारक गतिविधि अधिनियम UAPA, है ना, या निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारा निवारक कानून अब समाप्त हो गया, जैसे पोटो टाडा ये सब था, वो समाप्त हो चुका है। तो निवारक कानून के तहत अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको यह अधिकार नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका अधिकार है किस कानून के तहत, यदि आप जनरल लॉ के अनुसार गिरफ्तार किए जाते हैं, सामान्य कानून के अनुसार क्या अगर अनुसार आप गिरफ्तार किए गए, तब आपको जो है यह अधिकार है। लेकिन निवारक कानून, जो कि हर राज्य का अपना अपना निवारक कानून होता है, केंद्र सरकार का भी निवारक कानून है। निवारक कानून क्या है, क्या थोड़ा सा चर्चा हम इस पर कर देते हैं। देखिए, सामान्य कानून का मतलब हुआ कि आपने कानून का, आपको दोषी, आप कानून का उल्लंघन किए तो आपको दोषी माना गया और आपको गिरफ्तार किया गया। मतलब आप किसी कानून का उल्लंघन किए हैं तो आपको गिरफ्तार किया गया, तो यह सामान्य कानून है। और निवारक कानून क्या है, आपको गलती करने से, आपकी गलती करने की गुंजाइश है, यानी कहीं कहीं लग रहा है कि आप गलती करेंगे, उसके पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी गलती होने से, दोषी होने से पूर्व ही गिरफ्तारी, ये निवारक कानून के तहत गिरफ्तार होता है। जैसे बहुत से सरकार जो है, सरकारें देखती है कि फलाने अमुक व्यक्ति के कोई सा गतिविधि, कोई सी क्रिया से देश में अप्रिय घटना घट सकती है, तो उसको क्या किया जाता है, पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि यानी आपको दोषी होने से पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाना, वह निवारक कानून कहलाता है। निवारक कानून आप जब पढ़ेंगे तो बढ़िया से उसका अलग एक बनेगा सेक्शन, निवारक कानून कौन कौन है, हम उस पर जरूर वीडियो लाएंगे। आज आपको इतना बता देते हैं कि निवारक कानून के तहत आपने गलती नहीं किया, लेकिन अंदेशा है सरकार को कि आपकी कोई सी गतिविधि में शामिल होने जा रहे हैं, आपको कोई सी गतिविधि में शामिल होने जा रहे हैं जिससे बहुत बड़ा मतलब असंप्रदायिकता या अखंडता या किसी प्रकार का जो है व्यवधान हो सकता है, तो आपको पूर्व ही गिरफ्तार कर सकता है। तो सरकार अपनी लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक कानून बनाती है, और यह निवारक कानून के तहत अगर आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं तब आपको यह बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला अधिकार नहीं मिलेगा। तब तो आपको 3 महीने तक, अगर निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किए गए हैं तो 3 महीने तक आपको बिना जमानत आपको पुलिस कमांड में रहना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने, वहाँ पर पुलिस की पावर हो जाती है। और दूसरा, 3 महीने के बाद बाद भी अगर आपको रखा जा रहा है तो एक कमेटी बनेगी, न्यायिक कमेटी, उसके अनुशंसा के बाद रखा जाएगा। लेकिन ऐसे निवारक कानून के तहत अगर गिरफ्तार कर लिए गए तो 3 महीने तक आपको जो है रख सकता है पुलिस कमांड में, पुलिस अपने कमांड में। तो यह किसके लिए होता है, जैसे कुछ ऐसी लोग हैं जो ऐसी गतिविधि में लगे हुए, आतंकवादी गतिविधि में, जो कहीं पर आतंकी किसी प्रकार का आतंकी साजिश रच रहे हो, या देश को कहीं पर बिखराव का साजिश रच रहे हो, तो उन लोगों को उस काम को रोकने के लिए कि वो ऐसा काम करे नहीं, है ना, जो देश के आतंकी साजिश रच रहा हो, आतंक की मतलब किसी प्रकार का कोई घटना का अंजाम देने वाले हो, बहुत बड़ी घटना, और उस घटना का पता, उस घटना से होने से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
क्योंकि घटना हो जाने से या घटना हो जाने से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो घटना होने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। कौन कानून के तहत? निवारक कानून के तहत। और घटना होने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा सामान्य कानून। क्लियर? घटना हो गया, आपने कानून का उल्लंघन किया और तब आपको गिरफ्तार किया गया, तो एक कानून सामान्य कानून हुआ। जैसे अभी शराब, आप बिहार में जो भी स्टेट में शराब बंदी है, आप शराब पिएंगे तो आप कानून का उल्लंघन किए, तो आपको गिरफ्तार किया गया। तो आपने कानून को तोड़ा, तब आपको गिरफ्तार किया गया, तो एक कौन कानून हुआ? सामान्य कानून। अगर आप ऐसी मान लीजिए कि कहीं पर कोई साजिश रच रहे हैं, किसी देश के किसी कोना को उड़ाने को, किसी सेना पर हमला करने को, किसी सांप्रदायिक उन्माद को जगाने का, देश को एकता अखंडता को तोड़ने का, तो वैसे गतिविधि करने से पहले आपको क्या किया जाएगा? आपको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी आपके साजिश में संलिप्तता होने के शक के आधार पर निकल सकता है कि यह शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और यह क्या है? आपको दोषी पाए जाने पर गिरफ्तार होना। आप दोषी है तब आपको गिरफ्तार किया गया। और इसमें क्या हुआ कि आपको शक हो गया आप पर कि आप ऐसा कोई घटना करने जा रहे हैं, ऐसा कोई अंजाम देने जा रहे हैं, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो निवारक कानून के तहत अगर गिरफ्तार कर लिए गए आप, तो आपको यह बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला अधिकार आपको नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? सामान्य कानून के तहत अगर गिरफ्तार किए जाते हैं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। उसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण और किसको नहीं है? तो निवारक कानून वाला को नहीं है, और साथ ही साथ विदेशी शत्रु देश के नागरिक को भी नहीं है। और किसको नहीं है? विदेशी को नहीं है, शत्रु देश के नागरिक को भी नहीं है। हम इसको जैसा डिटेल्स में और आ जाते हैं। ठीक है, निवारक कानून के तहत, निवारक कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार नहीं है। करण अधिकार नहीं। और किसको नहीं? शत्रु देश के नागरिक को, विदेशी राजदूत इत्यादि को। उसके अलावा अगर आप जो है किसी लॉ एंड ऑर्डर के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है, यानी बाई कोर्ट के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट के सम्मन के द्वारा, कोर्ट के नोटिस मिलने के बाद आपको गिरफ्तार किया गया, तो भी नहीं है। तो इसके अलावा क्या है? देखिए बहुत सारा चीज है, इसको जानना। कोर्ट के आदेश के बाद, न्यायालय के आदेश से गिरफ्तार व्यक्ति, इन लोगों को क्या है? इन लोगों को बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार नहीं। किसको उसको नहीं है? तो एक बार हम ऐसे बोल देते हैं, लिखा हुआ सभी आप समझ भी सकते होंगे, ऐसे ही बोल देते हैं। तो किसको किसको नहीं है? पहला, निवारक कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति। दूसरा, विदेशी राजदूत, राजनयिक। तीसरा, शत्रु देश के नागरिक। चौथा, कोर्ट के आदेश से गिरफ्तार व्यक्ति, जिसको कोर्ट ने जारी कर दिया है उसको, या सजायाफ्ता व्यक्ति जिसको कोर्ट ने सजा कर दिया हो उसको जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार नहीं है। किसको अधिकार है? तो सामान्य कानून के तहत। समझ सकते होंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे दूसरा पर। वह चलेंगे किस पर? दूसरा हम लोग चर्चा कर रहे थे बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद परमादेश पर। तो देखिए परमादेश है क्या? मैंडामास। देखिए परमादेश क्या है? परमादेश का मतलब हुआ कि आप किसी अधिकारी, किसी संस्थान या किसी वैसे प्राधिकृत व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सार्वजनिक पद पर रहते हुए नहीं करता है। यानी कह सकते हैं इसको सार्वजनिक पद पर बने व्यक्ति को कर्तव्यों को
याद दिलाने के लिए। देखिए, पहला बात है कि जो सार्वजनिक पद पर व्यक्ति है या कोई पदाधिकारी है जो बना हुआ है, वह अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य से थोड़ा विमुख है, तो उसके विरुद्ध क्या होता है कि उसको कर्तव्य को, कि आपका यह काम है, न्यायालय कौन जारी करती है? तो न्यायालय। कौन? आर्टिकल 32 के तहत कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायालय जारी करते हैं कि आपका यह कर्तव्य है, आप इसको कीजिए। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 5 प्रकार के रीट में सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी रीट को अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने लागू करवाया है तो वो मैंडमॉस है। तो सबसे ज़्यादा व्यापक रूप में से किस रीट को अगर न्यायालय ने लागू करवाया है तो मैंडमॉस को सबसे ज़्यादा। अगर न्यायालय, जो आप सुनते होंगे पेपर वगैरह में, न्यायालय ने आज आदेश दिया नगर पालिका बोर्ड को कि आप इस कचरे को साफ करवाइए, अमुक जगह चिकित्सा सरकार को आदेश देती है कि आप गरीबों के लिए चिकित्सा का व्यवस्था करवाइए, है ना। तो या जैसे अभी बहुत सारी चीज़ जब होता है तो न्यायालय इस चीज़ को संज्ञान लेती है और अमुक प्राधिकारी को आदेश देती है कि आप इसको कीजिए, ये आपका कार्य है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से अगर प्रयोग किया गया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, तो किसको? मैंडमस को। तो मैंडमस समझ गए, सार्वजनिक पद पर बने व्यक्ति को कर्तव्यों को याद दिलाना है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे उत्प्रेषण का भी। थोड़ा उत्प्रेषण से पहले हम लोग जान लेते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा ये क्या है? देखिए, तो अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा का मतलब है यानी क्यू वारंटो, आप जो है किसी पद पर किस अधिकार से बने हुए हैं, आप जिस पद पर है वह किस अधिकार से बने हुए हैं, आप जिस पद पर है वह पद किस अधिकार से बने हुए हैं, इस बात को न्यायालय जो है समीक्षा करती है। इसी को कहते हैं क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो है वैसे सार्वजनिक व्यक्तियों को लिखा जाता है जो उस पद के योग्य नहीं है या उस पद को किसी अन्य अमुक किसी विधि द्वारा ग्रहण किए हैं, तो न्यायालय जो है उसको पूछती है कि आपने आदेश जारी किया। मान लेते हैं कि कोई ऐसा आदेश कोई कार्यकारी अध्यक्ष या कार्यपालिका आदेश जारी करती है, तो जब वो आदेश जारी करती है तो न्यायालय उनसे पूछते हैं कि आपने यह आदेश दिया या आपने इस क्रिया को किया तो किस अधिकार से किया, क्या आपको अथॉरिटी मिला हुआ है। तो अधिकार परीक्षा किसके लिए है? तो सार्वजनिक पद पर वैसे व्यक्ति जो अपने कर्तव्य से बाहर जाकर कार्य करते हैं, है ना, तो उसके लिए सरकार क्या करती है? अधिकार परीक्षा कराती है। उसके बाद है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि आप जो है माने जो उच्चतम न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय क्या करती है? निचली न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय निचली न्यायालय से किसी भी मामला में अगर निचला अदालत में कोई मामला है तो अधीनस्थ न्यायालयों से वह मामला ऊपर अपने मंगवा लेती है। तो जब न्यायालय निचली अदालत के मामलों को ऊपर मंगवाती है तो उसे कहते हैं उत्प्रेषण का अधिकार। जैसे कोई भी मामला अगर न्यायालय की छोटी मामला चल रहा है, किसी मामला यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहा है, तो हाई कोर्ट के किसी मामला को सुप्रीम कोर्ट उसको मंगवा सकती है ना, या हाई कोर्ट अधीनस्थ जो है न्यायालय में चल रहा है मामला उसको मंगवा सकता है। तो उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी कह सकते हैं कि निचली न्यायालय द्वारा माने निचली न्यायालय के द्वारा जो मामलों को ऊपर मंगाया जाना क्या कहलाता है? उत्प्रेषण कहलाता है। यानी न्यायालय जो है निचली अदालत से निचली अदालतों के मामले को ऊपरी अदालत में सुनवाई हेतु मंगाना। निचली अदालत के मामलों को ऊपरी अदालत में जो है सुनवाई हेतु मंगाना क्या कहलाता है? उत्प्रेषण कहलाता है। कि इसको हम देखेंगे तो इसी मामला को जो है अभी हाल फिलहाल एक क्वेश्चन में बहुत बड़ा आया था, इसी को है कि निचला अदालत को इस मामला दिया और उस मामला को उच्च अदालत उसको मंगवा लेती है, यानी उसको क्या कह सकते हैं? एक पोस्टमार्टम हुआ।
यानी उस मामला को निचला अदालत देख रही थी और उसको फिर ऊपरी अदालत ने उसको क्या किया, अपने स्तर से देखना शुरू किया। इसी को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, पोस्टमार्टम रिट भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी लोकोक्ति में ऐसा बताया जाता है, यानी बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था और उत्प्रेषण को जो है पोस्टमार्टम माना गया। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था किस अधिकार को पोस्टमार्टम कहा जाता है, पोस्टमार्टम अधिकार कहा जाता है, तो इसी को आंसर माना उत्प्रेषण को। यानी जब निचली अदालत से मामला को ऊपरी अदालत में मंगाया गया और निचली अदालत जो निर्णय है उसको समीक्षा की गई, समीक्षा किया जाता है ऊपरी अदालत द्वारा, तो उसी को पोस्टमार्टम कहा जाता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगला, अधिकार परीक्षा पढ़ लिए, उत्प्रेषण पढ़ लिए, बंदी प्रतिपक्ष पढ़ लिए, है ना, उत्प्रेषण भी पढ़ लिए। अब हम लोग बच जाते हैं कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध, प्रोहिबिटिशन। प्रतिषेध यह क्या है? प्रतिषेध का मतलब होता है कि किसी क्रिया को करने से रोकना। यानी कहने का मतलब है न्यायालय निचली अदालत को वैसे मामले को देखने से रोकती है, न्यायालय निचली अदालत को वैसे मामलों को देखने से रोकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर में है। यानी उसको क्या करती है, प्रतिषेध करती है कि आप इस मामला को नहीं दे सकते, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो आपके अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता है, इसलिए इस मामलों को आप क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पांचों को पांचों जान गए। अब हम लोग एक बात और चर्चा करेंगे कि जो है 5 अधिकार के तहत, ये तो 5 अधिकार सुप्रीम कोर्ट जारी करती है 32 के तहत, हाई कोर्ट भी जारी करती है 26 के तहत। तो ये 5 इसके तहत भी जानेंगे। देखिए 226 इसके तहत भी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, अप्रतिषेध, उच्च न्यायालय। थोड़ा सा इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बहुत जानना बहुत जरूरी है। आपको ये दोनों को अगर तुलना कर लेते हैं, आर्टिकल 32 और 26 226 यानी 226, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को अगर आप तुलना कर लेते हैं तो आपका एक ब्रॉड माइंड हो जाएगा। आर्टिकल 32 में भी वही बात है और 26 में भी यही बात है, लेकिन फर्क क्या है कि जो उच्च न्यायालय के पास जो रिट जारी करने का जो अधिकार है, देखिए उच्च न्यायालय को, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट सभी न्यायालयों में बड़ा है, ये बात तो क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट सभी न्यायालयों में बड़ा है, लेकिन इस मामले में यानी रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा व्यापक हाई कोर्ट के पास पावर है। देखिए बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं, इसको समझिए बढ़िया से। सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा व्यापक पावर हाई कोर्ट को है, किस मामले में, रिट के मामले में या रिट जारी करने के मामला में। चूंकि रिट जो है 5 प्रकार के जो रिट है, वह सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार रिट जारी करती है वह सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार के हनन होने पर, क्लियर, सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार का हनन जब होगा तब सुप्रीम कोर्ट जो है यह रिट जारी करेगी। यानी किसी व्यक्ति का, यानी कहने का मतलब कि व्यक्ति का, जब कोई व्यक्ति अपील करेगा उसके मूल अधिकार का हनन होने पर तब वह रिट जारी सुप्रीम कोर्ट करेगी। सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। लेकिन हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय मूल अधिकार के अलावा अन्य मामलों में भी, मूल अधिकार को छोड़ करके अन्य मामला में भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट किसी व्यक्ति के, माने व्यक्ति को तो मूल अधिकार है, अब किसी
संस्था के विरुद्ध भी, किसी संस्था के विरुद्ध भी हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। किसी कंपनी के विरुद्ध भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। किसी ट्रस्ट के विरुद्ध भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट को रिट जारी करने के पावर जो है सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज़्यादा व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर ह्यूमन कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का जब इवोल्यूशन होता है, माने हनन होता है, कह सकते हैं माने आपके मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तब जाकर के जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। लेकिन हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकार के अलावा अन्य मामलों में भी जो है रिट जारी कर सकता है। यानी व्यक्ति के विरुद्ध तो यह जारी करता ही करता है कि संस्था के विरुद्ध भी कर सकता है, गवर्नमेंट के विरुद्ध भी कर सकता है और साथ ही साथ ट्रस्ट के विरुद्ध भी कर सकता है। लेकिन एक चीज आपको और भी जानना होगा, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण बताए थे हम कि यह बंदी प्रत्यक्षीकरण किसको मिला है किसको नहीं मिला, उसी प्रकार से परमादेश जो है, परमादेश, इस चीज को समझिए, परमादेश जो है यह परमादेश यानी जब सार्वजनिक पद पर रहने वाले व्यक्ति जब अपने कार्य को नहीं करते हैं, अपने सही सुचारू कार्य को नहीं करते हैं तो उनको जारी किया जाता है। लेकिन परमादेश से उन्मुक्ति है, किसको विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया सकता है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजनयिक, है ना, इन व्यक्तियों के विरुद्ध में परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजनयिक, राष्ट्रपति, राज्यपाल के विरुद्ध नहीं, यानी इनके विरुद्ध परमादेश का जो है अधिकार जारी नहीं किया सकता है। क्लियर है? तो हम लोगों ने आर्टिकल 32 तक यानी संविधान की आत्मा जिसको हम कहते हैं 32 को हम लोग अच्छा से चर्चा किए और आर्टिकल 226 जो उच्च न्यायालय को रिट के जारी करने का पावर मिला है उसको भी चर्चा किए। हमको लगता है कि आज अच्छा तरह से आपको समझ गए होंगे। फिर भी कहीं अगर आपको ऐसा लगता हो किसी भी जगह कि हमको इस जगह थोड़ा और क्लियरफाई होना चाहिए तो आप अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आपको उस सुझाव को या आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करें। थैंक यू।